ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एवरीवन। वेलकम टू द फोटोन एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का 5th चैप्टर, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो एज द टॉपिक सजेस्ट कि हमें इस चैप्टर में ये देखना है कि कैसे जो हमारे इन्वायरमेंट में हमारे आसपास इस अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स है, उन सब को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इन सब को कैसे बचा सकते हैं। अब बात बचाने की कहाँ से आई? क्या इन प्लांट्स और एनिमल्स को किसी से खतरा है? जी हाँ, बिल्कुल। तो इन प्लांट्स और एनिमल्स को खतरा है ह्यूमन बीइंग से ही, क्योंकि आज ह्यूमंस अपनी ग्रीड में इन प्लांट्स और एनिमल्स को धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं। एज यू नो अबाउट द डिस्टिंक्शन ऑफ डायनासोर्स, तो जैसे हम जानते हैं कि डायनासोर्स ऐसी स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स थे जो एक टाइम पे अर्थ पे पाए जाते थे, लेकिन कुछ समय बाद एक भी डायनासोर नहीं बचा। तो ये होता है इवोल्यूशन, कि लाइफ ना चलती जा रही है, नई नई चीज़ें इवेलेट होती जा रही है और पुरानी कुछ चीज़ें हैं जो एक्सटिंक्ट होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। अब आज की सेंचुरी में ह्यूमंस की नीड ने जो प्लांट्स को काटना शुरू किया है, उसकी वजह से जो फॉरेस्ट में एनिमल्स रहते हैं उनका जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और ये दिन भी दूर नहीं जब ये जो हमारे पास वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो सारे धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाए। तो इन सब का सबसे पहला कॉज है डिफॉरेस्टेशन। सो डिफॉरेस्टेशन बेसिकली होता क्या है? क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट को काटना, पेड़ पौधे काट डालना। इन इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन। मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ इज डिफॉरेस्टेशन। अब ये जो सारे एनिमल्स और प्लांट्स को खतरा है वो किससे है? डिफॉरेस्टेशन से। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रीज काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है और इसी की वजह से बहुत सारे एनिमल्स की डेथ हो जाती है या तो वो डिसअपियर हो जाते हैं और इसी तरह धीरे धीरे करके उनकी जो आगे की जनरेशन है वो ग्रो नहीं कर पाती है। तो सबसे मेजर कॉज है डिफॉरेस्टेशन। और सिर्फ यही कॉज नहीं है, ऐसे बहुत सारे अनगिनत डिसएडवांटेजेस है डिफॉरेस्टेशन के, जो हम आगे इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अब ये जो ह्यूमंस पेड़ काट रहे हैं उसकी क्या ज़रूरत है? ऐसी तो कौन सी नीड्स है जिसको पूरा करने के लिए ह्यूमंस को पेड़ काटने पड़ रहे हैं? सो दिस आर ड्यू टू द फॉलोइंग पर्पस। सबसे पहला पर्पस है प्रोकरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो ह्यूमंस प्लांट्स को काट रहे हैं क्योंकि उनको एक प्लेन फील्ड चाहिए ताकि वो उसके ऊपर कल्टीवेशन कर सके, क्रॉप्स उगा सके, जिससे ग्रेन्स प्रोड्यूस हो। तो आजकल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से डिमांड ऑफ फूड भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। एंड टू मीट दैट डिमांड हमें क्या करना पड़ रहा है कि हमें बहुत लार्ज अमाउंट में फूड की रिक्वायरमेंट है। तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, जिससे बहुत सारी क्रॉप्स, बहुत सारे ग्रेन्स प्रोड्यूस करें। तो सबसे पहला रीज़न तो ये हुआ कि पेड़ को काट रहे हैं ताकि उस प्लेन ज़मीन पे वो अनाज उगा सके। अब दूसरा है बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज। तो उस लैंड को क्लियर करके आजकल बहुत सारी बिल्डिंग्स, नए नए घर और नई नई फैक्ट्रीज बनाई जा रही है। द थर्ड वन इज मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। तो जैसे हम जानते हैं कि वुड के तो बहुत सारे यूजेस होते हैं, एक लकड़ी से कितना कुछ बन सकता है। तो इसी लकड़ी को ह्यूमंस काट रहे हैं फॉर मेकिंग फर्नीचर, क्योंकि आजकल जो लेविश फर्नीचर है हर कोई चाहता है कि उनके घर में एक लेविश फर्नीचर हो। तो इसीलिए हम पेड़ों को काट रहे हैं ताकि उसके वुड से फर्नीचर बना सके। सम नेचुरल कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सेवरल ड्रग्स।
तो जैसे कि ये तो हो गए हमारे आर्टिफिशियल पर्पसेस जिसके लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ रहा है। अब नेचुरली डिफॉरेस्टेशन किसकी वजह से होता है? मान लो कि कहीं पे अचानक से आग लग गई किसी जंगल में, तो उसकी वजह से भी सारे प्लांट्स खत्म हो गए। तो ये होता है एक नेचुरल कॉज। एंड अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया क्योंकि वहाँ पे बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? उसकी वजह से भी जो प्लांट्स है वो मर सकते हैं। तो ये होते हैं नेचुरल वेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? सो लेट्स सी अबाउट द consequences ऑफ डिफॉरेस्टेशन। द फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ CO2। एटमॉस्फेयर में CO2 का जो लेवल है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से इंक्रीज हो जाता है। तो ये कैसे होता होगा? तो डिफॉरेस्टेशन में हमने सारे के सारे पेड़ को काट दिया। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट्स हैं वो CO2 को कंज्यूम करते हैं फॉर मेकिंग देयर फूड। अब जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो वो जो CO2 है वो कंज्यूम करने वाला कोई नहीं होगा, जिसकी वजह से CO2 तो एटमॉस्फेयर में ही रह जाएगा और उसकी जो लेवल है, CO2 का जो लेवल है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होता चला जाएगा। अब CO2 के इंक्रीज होने की वजह से हमें एक नुकसान होता है, एंड दैट इज दैट CO2 ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। तो अर्थ के ऊपर बहुत सारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती है और सन से जो हीट रेज डायरेक्ट अर्थ की सरफेस पे आती है, उस हीट रेज की वजह से अर्थ को बहुत सारे डैमेजेस हो सकते हैं। अगर सन की सारी ही रेज अर्थ ने अपने अंदर कैप्चर कर ली तो उससे हम लिविंग बींग्स को भी खतरा है, क्योंकि वो रेज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। तो ये जो सारी लेयर्स होती है अर्थ के ऊपर, ये हमें प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि जब सन से लाइट आती है तो अर्थ की लेयर्स उस लाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से सारी की सारी लाइट अर्थ के अंदर नहीं आ पाती। लेकिन जब CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन है ना वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइट रेज है वो अर्थ ट्रैप कर लेता है और इससे हम सबको नुकसान होता है। अब CO2 के इंक्रीज होने की वजह से भी हमें नुकसान हुआ, और CO2 भी किसकी वजह से इंक्रीज हुआ? डिफॉरेस्टेशन की वजह से। अब क्योंकि CO2 बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया और सारी ही लाइट अर्थ की तरफ आ गई, तो इसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है अर्थ पे बहुत सारी हीट रेज आ जाती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाता है। अब जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हर जगह ड्रॉट्स आने लगेंगे, हर जगह सूखा पड़ जाएगा, पानी जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। सो दिस वॉज द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। Now, the second cause is that fewer trees result in more soil erosion. तो जैसे कि ट्रीज क्या करती है, उनकी जो रूट्स है वो सॉइल को एक साथ बाइंड करके रखती है, सॉइल को एक साथ इकट्ठा पकड़ के रखती है, जिसकी वजह से सॉइल एकदम लेवल में होता है। लेकिन जब ट्रीज ही ना रहे तो ये जो सॉइल है वो तो प्लेन पड़ा रहेगा। अब सॉइल के ऊपर के जो छोटे छोटे डस्की पार्टिकल्स है, जो उसकी धूल मिट्टी है, वो सारी हवा की वजह से उड़ जाएगी और नीचे सिर्फ क्या बचेगा? रॉकी लेयर। और ऊपर का जो लेयर है, टॉप लेयर ऑफ सॉइल, वो जो है हट जाएगा और जो सबसे नीचे वाला लेयर बचेगा जिसमें बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर प्रेजेंट होंगे, उनके अंदर बहुत ही कम अमाउंट में ह्यूमस होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो यही एक रीज़न है कि ट्रीज़ ना होने की वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है। नाउ लैंड कन्वर्ट्स इनटू डेजर्ट, दैट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। और अब जब सिर्फ नीचे की पथरीली मिट्टी ही बचेगी तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो जो लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस कन्वर्जन को हम क्या कहेंगे? डेजर्टिफिकेशन। सो वन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज डेजर्टिफिकेशन टू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन, दैट इज
लीड्स टू डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो ये हमने पिछले पॉइंट में ही देखा कि कैसे प्लांट्स की वजह से जो सॉइल है वो एक साथ बाइंड रहता है, उसकी जो वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है ना वो भी बहुत अच्छी होती है कि सॉइल बहुत ही अच्छे से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को अपने अंदर कैद करके पकड़ के रख पाता है। लेकिन जब ट्रीज़ ही कट जाते हैं तो इन सॉइल की वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी भी धीरे 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 कम होने लग जाती है। यानी कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे सॉइल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो ख़त्म हो जाती है। नाउ जब सॉइल की वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा कि जब रेनफॉल होगा तो सारा का सारा पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा और वो सॉइल के नीचे तक भी नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से उस एरिया में क्या आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, हर जगह पानी ही पानी भर जाएगा। Then other properties like nutrient content, texture, etc of the soil also changes। तो इन्हीं रीजंस की वजह से जो सॉइल का टेक्सचर होता है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स की कंटेंट होता है, उसके अंदर जो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सब भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं और सॉइल की क्वालिटी भी बिगड़ जाती है। सो दिस वाज हाउ डिफॉरेस्टेशन कैन इफेक्ट द सॉइल क्वालिटी। Now, the last cause is that groundwater level also gets lowered। अब जब रेनफॉल आ रहा था तो सॉइल के ऊपर सारा जो पानी है वो इकट्ठा हो जाता था, ट्रीज उसको अच्छे से पकड़ के रखती थी, जिसकी वजह से सॉइल के पास उसकी वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी थी। तो जो सॉइल है वो सारा का सारा वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता था और वही वाटर धीरे 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 जाके नीचे स्टोर हो जाता था अंडरग्राउंड में, एंड दैट इज नोन एज अंडरग्राउंड वाटर, राइट। लेकिन जब प्लांट्स ही नहीं रहे और सॉइल की वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी ही नहीं रही तो वो जो पानी है वो नीचे तक जा ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। तो इन सारे कॉजेस की वजह से ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो नेचर का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। जो सारी चीज़ें एकदम बैलेंस्ड वे में चल रही है फॉर द लाइफस्टाइल दैट इज बीइंग चेंजिंग इटसेल्फ। तो ये सारे के सारे कॉजेस है डिफॉरेस्टेशन के। तो हमें डिफॉरेस्टेशन को जल्द से जल्द रोकना होगा। ऑल्सो हमारे जो फौना है, यानी कि हमारे जो एनिमल्स की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की वैरायटीज़ है, उनको भी हमें बचाना होगा। अब ये जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, ये जो हमारा फॉरेस्ट है, इन सबको हम कैसे बचा सकते हैं? तो आइए सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में जानते हैं जो कि कुछ नई टर्म्स हैं। सबसे पहली टर्म है बायोस्फीयर। तो व्हाट डज बायोस्फीयर मीन्स? दैट पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। तो अर्थ पे जिस जगह पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं और उन्हीं की वजह से लाइफ चल रही है, जो लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, वो पार्ट क्या है? बायोस्फीयर। तो अर्थ पे जहाँ जहाँ जिंदगी है वो पार्ट क्या हो गया? हमारा बायोस्फीयर। बायो मतलब क्या? लाइफ, एंड स्फीयर मतलब क्या? यहाँ पे अर्थ का शेप डिनोट कर रहे हैं, जहाँ पे जिंदगी हो ऐसा स्फीयर, दैट इज बायोस्फीयर। Next term here is biodiversity. Biodiversity is variety of organisms existing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment। तो बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं कि बायो दैट इज लाइफ, एंड डाइवर्सिटी मतलब क्या कि उसमें बहुत सारी डाइवर्स कंडीशंस हैं। तो लाइफ में बहुत सारी डाइवर्स कंडीशंस है, दैट मीन्स कि जो बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ के ऑर्गेनिजम्स है जो अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, वो उनके इंटर रिलेशनशिप मतलब इन सारे एग्जिस्ट करने वाले ऑर्गेनिजम्स के एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कि कैसे वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एंड देयर रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट, और उनका जो रिलेशन है अपने इन्वायरमेंट के साथ।
यानी कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटीज़ यहाँ पे रहती है ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फिर यही ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहते हैं और अपने इन्वायरमेंट के साथ रहते हैं। तो इन सारी वैरायटीज़ को हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हमें ये सब देखने मिले। अब आते हैं इस बात पे कि कैसे हम फॉरेस्ट और हमारी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं। So the first one is to protect our flora and fauna and their habitat. Protected areas have been made such as, तो जो हमारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको और उनकी हैबिटेट है। तो हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट वो जगह होती है जिस जगह पर वो प्लांट्स या फिर एनिमल्स कंफर्टेबल है, जो उसका घर है जहाँ पे वो रहते हैं। तो इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट ने एरियाज़ बनाई है, वो सारी एरियाज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। Now, the first such protected area is Biosphere Reserve. Large areas of protected land for conservation of wildlife, plant and animals resources and traditional life of the tribal living in the area. तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है कि एक बहुत ज़्यादा बड़ी जगह होती है जिसमें उस लैंड पे बहुत सारे अलग अलग वाइल्ड लाइफ जो ऑर्गेनिजम्स है, वो बहुत सारे वैरायटीज़ के प्लांट्स और उनके साथ जो ट्रेडिशनल ट्राइब्स रहते हैं। जैसे कि ट्राइब्स तो जंगल में रहते हैं, तो जंगल में ही प्लांट्स होते हैं और जंगल में ही एनिमल्स होते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स के रिसोर्सेज और उनके साथ साथ वो जो ट्रेडिशनली ट्राइब्स वहाँ पे रहते हैं, इन सबको एक साथ प्रिजर्व करके रखना, उस जगह को हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो इस बड़ी सी जगह में हमें क्या देखने मिल जाएगा? मान लीजिए कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, वो एक फॉरेस्ट जैसा ही है, क्योंकि इस फॉरेस्ट में आपको अलग अलग प्लांट्स मिलेंगे, उनके साथ रहते एनिमल्स होंगे एंड जो ट्राइबल पीपल वहाँ पे रहते हैं वो भी वहाँ पे दिख जाएंगे। तो बायोस्फीयर रिजर्व में इन सभी को एक साथ क्या किया जाता है? इन सबको एक साथ रिजर्व किया जाता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। तो बायोस्फीयर रिजर्व इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि जो अलग अलग प्रोटेक्टेड एरियाज भी इसके अंदर आ सकती है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, द पाचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पंचमढ़ी। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है पाचमढ़ी, और उस एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही और भी बहुत सारे रिजर्व्ड प्रोटेक्टेड एरियाज प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि इसमें प्रेजेंट है एक नेशनल पार्क जिसका नाम है सतपुरा, और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी यहाँ पे प्रेजेंट है जिसका नाम है बोरी एंड पंचमढ़ी। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में हम आगे देखते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। इससे पहले हमने देखा कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर प्लांट्स, एनिमल्स और उनके जो ट्राइबल पीपल्स है उन सभी को अपनी जगह पे रखा जाता है प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में सिर्फ एनिमल्स को रखा जाता है जहाँ पे वो रहते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टाइगर है और वो अपनी एरिया में रहता है, तो उसी एरिया को बस थोड़े से ना रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ वो प्रोटेक्ट कर देता है, उस एरिया को ऐसे कन्फाइंड कर देता है और उसी को वो कह देते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यानी कि वो जानवर अपने उस हैबिटेट में, अपने घर में फ्रीली रहता है, बस थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन उस पर लगा दी जाती है कि वहाँ पे कोई भी इंसान एंटर नहीं करेगा, ना ही वहाँ जाके उन एनिमल्स को मारेगा या फिर हंटिंग करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इलीगल होती है इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब जो हमारे पास थर्ड प्रोटेक्टेड एरिया है दैट इज नेशनल पार्क। नेशनल पार्क आर द एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स को अपनी हैबिटेट में रखा जाता था, लेकिन उस पर थोड़े से ना रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाते थे।
लेकिन नेशनल पार्क में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे भी जो जानवर एक जगह पे अपने घर में रहता है उसको वही रहने दिया जाता है। जैसे वो नॉर्मली फ्रीली घूमता है वैसे ही उसे घूमने दिया जाता है। यानी कि ये एक तरह से उसका घर ही हुआ, जिसमें उन्होंने कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं लगाए, बस उसको कंसीडर कर दिया एज अ नेशनल पार्क। बस इतना होता है कि इस जगह पे कोई भी आके उस जानवर को परेशान नहीं करेगा और उसे मारेगा नहीं। अब इसके एग्जाम्पल है गिर जंगल। तो जैसे आपने गिर नेशनल पार्क में देखा होगा कि कैसे वहाँ पे जो लायंस है वो उनका अपना घर है, वो फ्रीली उस एरिया में घूमते रहते हैं। और जब सफारी के लिए जो ह्यूमंस है वो वहाँ पे जाते हैं तो वो लायंस उनको हार्म नहीं करते, क्योंकि वो अपने घर में ही रह रहे हैं और उनको तो पता है कि यहाँ पे हमें कोई भी हार्म नहीं करने वाला। इसीलिए वो ऐसे ही नेचुरली अपने घर में रहते हैं इन नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो गिर नेशनल पार्क किसके लिए था? लायंस के लिए। ऐसे ही जो सतपुरा नेशनल पार्क है उसमें किसको कंजर्व किया जाता है? टाइगर्स को। और ये सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट था इंडिया का, जहाँ पे इंडियन टीक भी मिलता है। सो इंडियन टीक इज अ ट्री दैट वाज फाउंड इन सतपुरा नेशनल पार्क। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। अब जैसे सतपुरा नेशनल पार्क में ना टाइगर्स भी होते हैं, तो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था ताकि वो कंट्री में जितने भी टाइगर्स बचे हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनको बचा सके। क्योंकि एक टाइम पे टाइगर्स की जो आप कह सकते हो कि टाइगर्स के जो नंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे थे। टाइगर्स की स्पीशीज़ ना एक बहुत ही कम होती जा रही थी। तो उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर को इंस्टैब्लिश्ड किया था। Now, once upon a time, lions, elephants, wild buffaloes and Barasingha were also found in Satpura National Park. तो सिर्फ टाइगर ही नहीं, एक समय पे लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोस और बारासिंगा को भी सतपुरा नेशनल पार्क में रखा जाता था। एनिमल्स whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered animals. तो ऐसे एनिमल्स जिनके नंबर ना बहुत ही कम होते जा रहे हैं अपने लेवल से, और वो मे भी एक्सटेंड हो सकते हैं, यानी कि शायद से वो ख़त्म हो सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? इंडेंजर्ड एनिमल्स। ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग एंड कैप्चरिंग द एनिमल्स इज नॉट अलाउड हियर। अब ये जो नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, यहाँ पे ग्रेजिंग करवाना कैटल्स को, पोचिंग करना यानी कि उनको मार डालना, और एनिमल्स को पकड़ना अलाउड नहीं है। सो दिस इज हाउ दिस थ्री रिजर्व्ड एरिया हेल्प्स द एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट टू बी सेव्ड, और उनको एक्सटेंशन से भी बचाता है ताकि उनके नंबर डिक्रीज ना हो जाए या फिर उनकी जो स्पीशीज़ है वो ख़त्म ना हो जाए। ये सारे स्टेप्स उठाए हैं गवर्नमेंट ने टू प्रोटेक्ट अवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अवर फॉरेस्ट। हियर आर सम टर्म्स जिनके बारे में समझना ज़रूरी है, जो टेक्स्ट बुक के अंदर मैंशनड है। सबसे पहली टर्म है इकोसिस्टम। व्हाट डज इकोसिस्टम इज? मेड अप ऑफ ऑल प्लांट्स, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate and soil. तो इकोसिस्टम क्या हुआ कि जिसमें हम रहते हैं, राइट? क्योंकि इकोसिस्टम में वो सारी चीज़ें आती है, फॉर एग्जांपल दैट इज़ प्लांट्स, सारे के सारे एनिमल्स, फिर वो जहाँ पे रहते हैं वो उनका घर, उनका वो जहाँ रहते हैं वैसा क्लाइमेट, सॉइल, वहाँ पे छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये सारी चीज़ें जो कंसिस्ट करती है जहाँ पे ज़िंदगी है, जहाँ पे वैरायटी ऑफ एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनका घर है, इनको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज फ्लोरा एंड फौना। अब जब किसी पर्टिकुलर एरिया में हमें प्लांट्स मिले तो उन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? फ्लोरा। सिमिलरली उस पर्टिकुलर एरिया में अगर हमें एनिमल्स मिले तो उन एनिमल्स को हम क्या डिनोट करेंगे? फौना। दैट मीन्स कि हर अलग अलग इकोसिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरा और फौना है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट है।
Now there comes a term called endemic species. Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. तो ऐसी स्पीशीज प्लांट्स और एनिमल्स की जो सिर्फ उसी एरिया में मिले, उससे बाहर और कहीं नहीं मिले, उसे हम क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीशीज। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो किसी एक ही एरिया में मिलते हैं, लेकिन अगर आप उसको किसी और जगह पे ढूंढने जाओगे ना, तो आपको वो नहीं मिलेंगे वहाँ पे, क्योंकि वो सिर्फ पर्टिकुलर जगह पे ही मिलते हैं। और ऐसी स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीशीज़। सो यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, साल एंड वाइल्ड मैंगोज ऑफ पंचमरी। तो इसमें हमने जो बायोस्फीयर रिजर्व देखा था पंचमरी, उसमें साल और वाइल्ड मैंगो जो है वो एंडेमिक स्पीशीज है, यानी कि ये प्लांट सिर्फ उस बायोस्फीयर रिजर्व में ही प्रेजेंट है। देन बाइसन, इंडियन जाइंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल आर एंडेमिक फौना। तो ये साल और वाइल्ड मैंगो क्या थे पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के? फ्लोरा। उसी तरह जो फोना है जो वहाँ सिर्फ वहाँ पे ही मिलता है, वो है बाइसन, इंडियन जाइंट स्क्वेरल और फ्लाइंग स्क्वेरल, जो कि सिर्फ पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में ही देखी जाएंगी। अब हमने एंडेमिक स्पीशीज के बारे में तो जान दिया, लेकिन स्पीशीज क्या होती है? तो स्पीशीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती है जो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकती है। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग यानी उनका जो बच्चा बनेगा वो भी रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल होगा। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हॉर्स। तो हॉर्स जो है वो एक स्पीशीज है जिसमें मेल हॉर्स और फीमेल हॉर्स एक साथ रिप्रोडक्शन करके एक नया हॉर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हॉर्स है वो क्या है, सारे के सारे जो हॉर्स है वो कौन सी स्पीशीज में आते हैं? वो सारे एक ही स्पीशीज में आते हैं। सो दे आर ऑफ वन काइंड ऑफ स्पीशीज। ऐसे ही डोंकीज सारे के सारे एक स्पीशीज है, शिप सारी की सारी एक स्पीशीज है। नाउ आजकल हाइब्रिडाइजेशन के चलते एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था जिसमें फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी को एक साथ मीट कराया गया था, यानी कि ये रिप्रोडक्शन करवाया गया था दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में। जस्ट थिंक कि हॉर्स तो एक अलग स्पीशीज है और डोंकी भी एक अलग स्पीशीज है, तो इन दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में रिप्रोडक्शन करवा के, इनके बीच मैटिंग करवा के एक नया ऑफस्प्रिंग बनाया गया था। लेकिन वो जो ऑफस्प्रिंग है, जो उनका बच्चा बना था, वो आगे जाके कभी भी रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता था। वो सिर्फ दूसरे एक्सटर्नल काम के लिए ही यूज आ सकता है। सो इसीलिए हमने कहा कि जो सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स एक साथ मीट करके जो ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, वो ऑफस्प्रिंग फर्टाइल ही होता है। और अगर हम डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को एक साथ रिप्रोड्यूस करवाए तो उसका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो फर्टाइल नहीं होगा। दैट इज, इट विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज रेड डाटा बुक। तो आगे बढ़ते चले तो रेड डाटा बुक जो होती है वो एक सोर्स बुक होती है दैट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इंडेंजर्ड एनिमल के कौन होते हैं? जिनको खतरा होता है ख़त्म हो जाने का, एक्सटिंक्ट हो जाने का। तो जो रेड डाटा बुक है ना, उसको इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट रखती है, जिस डाटा बुक में रिकॉर्ड होते हैं उन सारे एनिमल्स और प्लांट्स के जिनकी स्पीशीज़ के ख़त्म होने के खतरे हैं। अब आगे बढ़ते हैं माइग्रेशन की तरफ। अब माइग्रेशन होता है अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन विच एनिमल्स ट्रैवल फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, बेटर कंडीशंस और रिप्रोडक्टिव नीड। तो इस केस में क्या होता है कि एनिमल्स एक जगह से जहाँ वो रहते हैं वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। अब उनके जाने के पीछे बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। अब आप जहाँ रहते हो उस जगह से दूसरी जगह अगर शिफ्ट हो गए हो तो उसके पीछे भी तो बहुत सारे रीजंस होंगे, इसीलिए तो आपको शिफ्टिंग करनी पड़ी।
तो मे बी आपको बड़ा घर चाहिए होगा, दैट्स वाई यू शिफ्टेड देयर, या फिर जहाँ पुरानी जगह थी वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी, इसलिए आप नए जगह पे शिफ्ट हो गए। तो ऐसे ही जो एनिमल्स माइग्रेट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो किसी नीड के लिए माइग्रेट होता है। या तो फिर उनको अपनी पहली वाली जगह पे खाना नहीं मिलता, इसलिए वो दूसरी जगह जाते हैं अपना खाना ढूंढने के लिए, या फिर पहली जगह पे कंडीशंस अगर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो वहाँ पे जी नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ पे एक्सट्रीम विंटर आ गया, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे रह नहीं पा रहे, तो वो माइग्रेट करके ऐसी थोड़ी सी गर्म जगह पे आ जाएंगे, या फिर अपनी रिप्रोडक्टिव नीड्स को पूरा करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह आ सकते हैं। सो इसका एग्जाम्पल है साइबेरियन क्रेन। अब साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से हर साल राजस्थान माइग्रेट हो जाता है। रीज़न बिहाइंड दिस इज कि वहाँ पे एक्सट्रीम विंटर चलता है, कि वो जो बर्ड्स हैं उनके अंडे को हैच करने के लिए गर्माहट की ज़रूरत होती है, लेकिन साइबेरिया में ठंडी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो बर्ड्स अपने एग्स को इंक्यूबेट नहीं कर पाते। तो अपनी रिप्रोडक्टिव नीड्स को पूरा करने के लिए वो एक गर्म जगह पे आ जाते हैं, दैट इज़ इन राजस्थान, जहाँ उनको एक्यूरेट एनवायरनमेंट मिल जाता है, एक्यूरेट क्लाइमेट मिल जाता है, जिसमें उनके जो एग्स हैं वो हैच हो पाते हैं। तो दिस वॉज द रीज़न दैट वाई सम एनिमल्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Then, birds who cover long distances to reach another land are known as migratory birds. अब जो बर्ड्स अपनी नीड के लिए बहुत ही लंबे लंबे डिस्टेंस को कवर करके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाए, उन्हें हम कहेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स, जिसके एग्जाम्पल है साइबेरियन क्रेन। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, तो होता क्या है कि 17 फुल ग्रोन ट्रीज, जो लंबी लंबी पूरी तरह से ग्रो हो चुकी 17 ट्रीज को जब हम काटते हैं तब जाके 1 टन पेपर बनता है। यानी कि हम जो पेपर्स यूज़ करते हैं वो भी किसकी देन है? प्लांट्स की ही देन है। उन्हीं प्लांट्स को हम काट देते हैं फॉर आवर कमर्शियल यूज़, फॉर आवर यूज़। तो हमें पेपर्स भी सेव करने चाहिए ताकि हम प्लांट्स को डायरेक्टली सेव कर सके। अगर हम पेपर बचा बचा के अच्छे से यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ट्रीज जो है वो काटी नहीं जाएंगी। वी शुड रिसाइकल अ पेपर। अब हमें पेपर्स को कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे उनको सेव करना चाहिए? बाय रिसाइकलिंग दैम। तो एक पेपर को कम से कम 5 से 7 बार हम रिसाइकल कर सकते हैं। यानी कि उस पेपर को जब आप रिसाइकलिंग में दोगे तो वो ना उस वेस्ट पेपर को वापस से यूज़फुल बना सकते हैं 5 से 7 बार। सो ऑलवेज ट्राई टू रिसाइकल द पेपर, ताकि आप उस पेपर को बार बार यूज़ कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को बचा सको। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रिफॉरेस्टेशन। तो चैप्टर की स्टार्टिंग हमने की थी डिफॉरेस्टेशन से, जिसमें हमने देखा था कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से कितने सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। हमारा जो बायोस्फीयर का बैलेंस है वो कितना ज़्यादा बिगड़ जाता है। अब हम एक गुड नोट पे इस चैप्टर को एंड कर रहे हैं, दैट इज़ रिफॉरेस्टेशन। अब रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट है रिफॉरेस्टेशन। जहाँ डिफॉरेस्टेशन में प्लांट्स को काट के हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे थे, वहीं पे हम इन डिफॉरेस्टेशन की कॉजेस को कम कर सकते हैं बाय प्लांटिंग मोर न्यू ट्रीज, एंड दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज रिफॉरेस्टेशन। तो रिफॉरेस्टेशन करके हम डिफॉरेस्टेशन को कम कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर, जहाँ हमने देखा कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, देन उनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, फिर जो हमारे इन्वायरमेंट में इतनी सारी अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटीज़ है उसको हम कैसे बचा सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए हैं, जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा जो कि कंजर्वेशन से रिलेटेड है, जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, इन सारी वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। एंड वी कम अप विद एन
एंड ऑफ डिस्कशन कि कैसे हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंजर्व कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स. So hope you guys like the lecture. Thank you everyone.